टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत यदि कहीं से पनपता है तो वो जो ये सेपरेट इलेक्ट्रोड्स व्यवस्था है इससे कहीं पनपता है। और देखो एक सीधी सी बात कि मैं वो गांव वाला उदाहरण वापस जाऊंगा कि सरपंच का चुनाव है। अब ये होता है कि भाई बंदा खड़ा हुआ, ओबीसी का पुरुष खड़ा हुआ मान लो, तो वोट तो पूरा गांव देता है ना अपना, तो पूरे गांव में वोट मांगने पड़ते हैं। अब भले वो ओबीसी का पुरुष है लेकिन उसको एससी में भी वोट मांगने पड़ेंगे, एसटी में भी वोट मांगने पड़ेंगे, जनरल वालों से भी वोट मांगने पड़ेंगे। एसी वालों के मोहल्ले में गया, एसी वालों ने कहा कि हमारे सड़क तो है ही नहीं। उसने कहा भाई सरपंच बनते ही मैं आपके इधर सड़क तैयार करवाऊंगा। एसटी वाले में गया, कहा हमारे हेडपंप नहीं है, पानी नहीं आता ढंग से, कहा साहब पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। जनरल वालों ने कहा कि लाइट तो ही नहीं है हमारे, तुम्हारी लाइट की व्यवस्था करूंगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा सिस्टम हो कि जो चुनाव लड़ेंगे वही वोट देंगे। तो मान लो एससी का बंदा चुनाव लड़ रहा है तो फिर वोट भी कौन देंगे? एससी वाले देंगे। अब वो एससी वाला बंदा क्या ओबीसी, जनरल और एसटी वालों से वोट मांगने के लिए जाएगा? नहीं। उसको जब वोटों की जरूरत ही नहीं तो वोट मांगने क्यों जाएगा? और जब वो वोट मांगने नहीं जाएगा तो क्या वो उनके काम करवाएगा? क्यों काम करवाएगा? उल्टा यदि कोई जनरल ओबीसी एसटी वाला आ गया कि साहब हमारे लाइट पंखा कुछ लगाना है, कोई सड़क बनाना, उसने कहा भगो किस बात की लाइट, तुम्हारे क्यों लगवाऊं मैं, तुम्हारे से कौन से वोट लिए थे मैंने। इवन अपने तो अब ये देखते हैं कि एमएलए तक के चुनाव में बाद में बूथ वाइज लिस्ट आ जाती है कि किस बूथ से कितने कितने वोट मिले थे, और नेताओं को जब पता चलता है कि इस बूथ से तो हमें वोट मिले ही नहीं, तो उस पूरे मोहल्ले के काम नहीं होते, उस पूरे बूथ के काम नहीं होते। आज भी जब ये धारणा है तो उस समय तो और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रही होगी। फिर जब मुसलमान ही खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे तो आपने एक तो जो हिंदू पब्लिक है उसको पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया से तो क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो दो मुसलमान खड़े होंगे उनमें जीतेगा कौन? उनमें वो जीतेगा जो खुद को कट्टर मुसलमान घोषित कर देगा। इसलिए मान लो एक आदमी लिबरल टाइप की थोड़ी बातें करता कि भाई अपने गांव के अंदर सब मिलजुल के रहेंगे, हिंदुओं का सहयोग लेके गांव का विकास करेंगे। दूसरा कहता नहीं नहीं, हिंदुओं का कोई सहयोग नहीं, मैं केवल मुसलमानों के लिए काम करूंगा। तो पब्लिक थोड़ी सेंटिमेंट भड़कते, पब्लिक थोड़ी उधर आती। दूसरे को लगता वोट जा रहे हैं तो वो दूसरे दिन और गालियां निकालता, वो और कहता कि नहीं साहब मैं मुझे जीता हूं, कोई लड़ाई होगी हिंदुओं के साथ मैं आगे आगे खड़ा हो जाऊंगा। अब ये बात हिंदू सुनते, उनको लगता अच्छा हमारे खिलाफ ये कह रहे हो, उनमें से कोई जाग जाता, उनमें से कोई वापस बोलता कि देख लेंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सांप्रदायिकता जिसको आप कहते हो वो भड़कती है। शुरुआत में जब निर्वाचक क्षेत्र छोटे छोटे थे तब तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। जब निर्वाचक मंडल बड़े होने लगे, जब जनता को चुनाव में शामिल किया जाने लगा, तभी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया था। और कहते हैं कि जब ये व्यवस्था शुरू की जा रही थी तभी मार्ले मिंटो को लेटर लिखता है और उसके अंदर वो लिखता है कि हम ड्रैगन्स के दांत बोने जा रहे हैं, हम सांप के बीज बोने जा रहे हैं और इसकी फसल बेहद कड़वी होगी। हार्वेस्ट विल बी बिटर। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब सांप के बीज बोओगे तो सांप ही बाहर निकलेगा, जहर ही बाहर निकलेगा। जब हम लड़ाने वाला ही काम कर रहे हैं तो लड़ाई ही बाहर निकलेगी बाद में। और ये स्थिति इतनी पावरफुल हुई कि जब यहां मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हारे लिए अलग से चुनाव होंगे, तो बाद में मुस्लिम लीग कालांतर में कहती है हमारे लिए देश क्यों नहीं हो सकता फिर अलग से। और अलग देश मिला, अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान के रूप में हमें 47 में दो देश देखने को मिले। विभाजन जैसी विभीषिका जो झेलनी पड़ी थी जनता को, उसका मूल खोज यदि कहीं खोजोगे तो एक बड़ा कारण ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान का जनक जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान का जनक मिंटो है। कि मिंटो यदि उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना ना करवाते तो शायद ये बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं। इसके हमें उस खोज में जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा हम इस चीज। फिर जब आपने मुसलमानों को कह दिया कि तुम्हारे चुनाव अलग से होंगे, तो फिर सिखों ने कहा तो हमने कौन से मोरने के बाटे मारे हैं, हम तो इनसे थोड़े हैं, हमारी जनसंख्या तो इनसे भी कम है। और यदि ये बात है कि सरकार का साथ देगा उसको ये देंगे, तो मुसलमानों ने तो सरकार का साथ देना अब शुरू किया। हम तो साहब 57 की क्रांति में तुम्हारे सबसे अधिक वफादार थे। एंग्लो इंडियन ने कहा हम तो है ही तुम्हारे, तुम्हारी औलादे हैं, कोई थोड़ी सी जनसंख्या हमारी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे। वो आरक्षण वाली बात है। आज भी जिसको मिल गया वो छोड़ना नहीं चाहता, जिसको नहीं मिला उसको लेना है। जनरल वाले कहे ओबीसी में शामिल करो, ओबीसी वाले कहे कि हमें कोई एमबीसी में कर दो, एमबीसी वाले कहे कि हमें एससी में कर दो, एससी वाले कहे कि एसटी में कर दो, एसटी वाले कहे और कहीं नीचे जगह बनती हो तो वहां पर और भेज दिया जाए।
कोई भी आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम सब प्राप्त ही करना चाहते हैं। सेम समस्या तब आई।